आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बीएसपी के बैंक खाते में 105 करोड़ मिले हैं, जबकि उनके भाई आनंद के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पैसे नोटबंदी के बाद से जमा करवाए गए। काले धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में बिना पूरी तैयारी के व जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। नोटबंदी के सहारे बीजेपी पर हमला बोल रही मायावती को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि कुछ घंटों के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई उनके पेशानी पर बल ला दी। ईडी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करोलबाग ब्रांच पर रूटीन जांच के तहत छापा मारा। यहां बैंक के दस्तावेज और खातों की जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों के हाथ बहुजन समाज पार्टी और मायावती के भाई आनंद के बैंक के खाते की जानकारी लग गई। दोनों के खातों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद बीएसपी के बैंक खातों में 105 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि मायावती के भाई आनंद के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए गए। ईडी की पड़ताल में ये पैसा मिला है और जो पैसा बीएसपी के अकाउंट में जमा कराया गया करीब 105 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि वो दिसंबर महीने में करीब 7 बारी में टोटल रकम वो जमा कराई गई और उनमें सभी नोट पुराने थे, यानी कि जो बैन करेंसी थी 500 और 1000 की, वो करेंसी जमा कराई गई। इसके अलावा जो आनंद कुमार हैं जो कि मायावती के भाई हैं, उनके अकाउंट में 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा कराया गया। सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी के जरिए उनके अकाउंट में आरटीजीएस के जरिए ये पैसा भेजा गया और ईडी अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी और आनंद कुमार के क्या रिश्ते हैं। सूत्रों के मुताबिक खातों की जांच में ईडी के अधिकारियों को ये भी पता चला बीएसपी के खाते में 102 करोड़ के 1000 के पुराने नोट जमा हुए, जबकि 3 करोड़ रुपए 500 के पुराने नोट में जमा हुए। हर एक दिन के अंतराल पर इस खाते में 15 से 17 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा मायावती के भाई आनंद के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले, जिनमें करीब 18,98,000 नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की शक्ल में आए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद ईडी अब आयकर विभाग को भी जानकारी देने का मन बना रही है। ईडी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन दोनों खातों की पूरी डिटेल मांगी है, जिसमें दोनों खातों से जुड़े केवाईसी दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा बैंक में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी मांगी गई है, जिससे रकम जमा कराने वाले शख्स की जानकारी मिल पाए। अब ईडी जल्द ही मायावती के भाई आनंद को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजेगी। इसके अलावा आनंद पर आयकर नहीं देने के भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है, कानूनी परेशानियों के अलावा काले धन के मुद्दे पर मायावती को घेरने की कवायद में जुटी विपक्षी दल की राह आसान हो गई है। और आपको बता दें कि अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं मायावती की भी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव मौजूद है, साथ ही साथ ब्रजेश तिवारी मौजूद है। ब्रजेश, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, यूनियन बैंक में खातों की जानकारी मिल पाई है, लिंक्स कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि बिल्डर्स को भी नोटिस दिया गया है। ब्रजेश, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरा सवाल आप ही से है, किस तरीके से कड़ियां और लिंक्स जुड़ते नजर आ रहे हैं? नोटिस बिल्डर्स को भी दिया गया है, किस तरह के खाते और जमा कैसे हुए हैं पैसे? बिल्कुल, देखिए जहां तक पैसे जमा होने की बात है उसके लिए जो यूनियन बैंक का सीसीटीवी कैमरा है उसको पुलिस खंगाल रही है कि आखिरकार वो शख्स कौन था जो पैसे जमा कराने के लिए आया था। और जहां तक नोटिस देने की बात है, इसमें नोएडा के तकरीबन 8 से 10 ऐसे बिल्डर्स हैं जहां पर आनंद का शेयर है, और सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, कुछ होटल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं नोएडा के, उनमें भी इनका शेयर है। और उन हॉस्पिटल्स के मालिकों को भी इस बात का नोटिस दिया गया है कि वो इस बात को जस्टिफाई करें कि आखिरकार कैसे किस मद में शेयर आनंद को ट्रांसफर किए गए थे। ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिन पर अभी आयकर विभाग भी जांच कर रहा है। हालांकि ईडी की इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ रही है, और सिर्फ यूनियन बैंक ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अभी और ऐसे नोएडा के ऐसे तमाम कुछ बैंक हो सकते हैं जहां पर आनंद का खाता होगा और वहां पर भारी मात्रा में पैसे जमा कराए गए होंगे। क्योंकि आनंद का प्रोफाइल अगर हम देखने की कोशिश करें तो आनंद ने नोएडा अथॉरिटी में एज ए कारपेंटर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी, और उसके बाद जैसे ही मायावती की सरकार दूसरी
दूसरी बार रिपीट होती है। उसने नौकरी छोड़ी और उसके बाद बिल्डर्स के साथ जुड़ गया और भारी मात्रा में भारी शेयर को लेकर उसने बिल्डर्स के और हॉस्पिटल्स के इलाकों में इन्वेस्ट किया है। जांच उनकी भी की जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितना बड़ा एम्पायर आनंद ने खड़ा किया। बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी किश्तों में ये पैसे जमा कराए गए, लेकिन उससे पहले विक्रांत आपके पास आना चाहूंगी। सियासत यकीनन इस पर गर्मा गई। मायावती नोटबंदी के बाद लगातार सरकार पर हमलावर है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से सरकार को घेरा और अब खुद मायावती फंसती नजर आ रही है इसमें। देखिए बिल्कुल नवजोत इस खबर के, लेकिन हालांकि दो पहलू है। एक राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक जो पहलू है वो परसेप्शन से बनता है और मायावती लगातार नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। अब कम से कम बीजेपी को कहने के लिए एक बड़ा हथियार मिलेगा कि देखिए इसी कारण से मायावती नोटबंदी का विरोध कर रही थी, क्योंकि जितने भी जमा कराए गए नोट हैं वो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट है और जो 8 तारीख के बाद जमा कराए गए हैं। 8 तारीख को उन नोटों की जो लीगल वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी, यानी कानूनी रूप से वो वैध नहीं थे। अब मायावती और उनकी पार्टी को ये साबित करना होगा कि ये जो डोनेशन का पैसा है ये 8 तारीख से पहले मिला हुआ चंदा है। और अगर इस केस के कानूनी पहलुओं पर बात करें तो अब ईडी जो है वो इनकम टैक्स को जानकारी भेजेगा। हालांकि मायावती पर कानूनी शिकंजा उस कड़ाई से कसने के लिए कानूनी पहलू को भी तेजी से मजबूती से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि मायावती की पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि उसके पास जितना भी चंदा जमा हुआ है वो 20,000 से कम की रकम देने वाले दानदाताओं का दान है, यानी जिस पर उन्हें कोई रसीद नहीं देनी होती। और इस मामले में भी मायावती ऐसा ही करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। हम बताएं कि मायावती के भाई के अकाउंट पर ईडी के छापे के बाद अब बीजेपी ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए एक जैसा है, कोई भी क्यों ना हो, जिसने भी गरीब को लूटने का काम किया है एजेंसियां अपना काम करेंगी। और हमारा तो आग्रह है कि पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण ना करें। जो भी कहीं गलत है वो गलत है और जो कानून सबके लिए एक जैसा है। देखिए बहुजन समाज पार्टी में तो लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि जब वो सरकार में थे तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। उनके यहाँ तो उन्हीं के दल से निकले हुए लोग आरोप लगाते रहे कि बिना पैसे के तो वहां टिकट भी नहीं होता। तो आखिर जब भ्रष्टाचार करेंगे तो आप किसी दल के नेता हो, जवाब तो देना होगा। जवाब देना होगा। आपको बताएं कि 45 दिनों में 8 बार रकम जमा की गई है और जो रकम जमा की गई उसमें पुराने 1000 और 500 के नोट थे और इसी को लेकर अब आगे जांच चल रही है। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं इसी खबर पर। नोटबंदी के बाद मायावती के भाई के अकाउंट में 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए। अब इसी को लेकर जांच लगातार जारी है। किस तरीके से ये पैसे जमा हुए, 45 दिन में 8 बार इन पैसों को जमा कराया गया। 102 करोड़ रुपए 1000 के नोट थे और 3 करोड़ रुपए 500 रुपए के नोट थे। अब सवाल मायावती के भाई पर आ रहा है। हालांकि चंदे को लेकर जो बात होती थी उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ब्रजेश और विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से कहां से जमा हुए हैं पैसे और कितने जमा हुए हैं, कुछ और जानकारी मिल पाई है इस मामले में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 102 करोड़ रुपए 1000 के नोट और 3 करोड़ रुपए 500 रुपए के नोट। बिल्कुल, देखिए जांच इसमें चल रही है और आयकर विभाग ने अब नोटिस कल ही, हालांकि आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था आनंद को और उनको अब ये जस्टिफाई करना होगा कि आखिरकार किस किस मद में उन्होंने ये पैसा जमा कराया है। 2 खाते मिले हैं, एक आनंद के नाम पे है और दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी के नाम पे यूनियन बैंक के इस ब्रांच में ये दोनों खाते पाए गए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और ये अब पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार और किन किन ब्रांचों में आनंद या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते हैं जहां पर 8 नवंबर के बाद बिल्डर से किस तरह का कनेक्शन यहाँ पर निकल रहा है? ब्रजेश, बिल्डर से कनेक्शन किस तरह का निकल रहा है और किन किन बिल्डर्स का नाम आ रहा है, क्या ये जानकारी मिल पाई है और क्या उनके भी अकाउंट यहाँ पर हैं या कहीं दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर किए गए पैसे? देखिए ईडी की अगर बात करें तो हालांकि अब तक किसी बिल्डर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अगर सूत्रों की बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक अगर माना जाए तो नोएडा इलाके में, नोएडा एक्सटेंशन में या फिर ग्रेटर नोएडा के इलाके में ऐसे कई बिल्डर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आनंद ने किया हुआ है। क्योंकि प्रोफाइल आनंद का नोएडा से जुड़ा हुआ है। जब मायावती दूसरी बार सत्ता में आई थी उस वक्त तक आनंद नोएडा अथॉरिटी में एज अ कारपेंटर के तौर पर नौकरी किया करते थे और उसके बाद जैसे ही दूसरी बार सत्ता में आते हैं तो वो नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद बिल्डर्स की लाइन में, बिल्डर्स में
जो बिल्डर्स की प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वो जुड़ जाते हैं, और वही एक जांच का बिंदु है, क्योंकि शुरुआत इस पूरे मामले की हुई थी आयकर न चुकाने की वजह से, और उसके बाद अब ये खंगाला जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद कितना बड़ा एम्पायर आनंद का पैसे को ट्रांजेक्शन को लेकर खड़ा किया है उन्होंने। जांच अभी की जा रही है, नामों का खुलासा हो सकता है बहुत जल्द हो जाए। हालांकि कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो जांच के दायरे में हैं, उनको भी नोटिस भेजा गया है। सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, नोएडा के कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं जहां पर आनंद का शेयर है, उनकी भी जांच की जाएगी कि आखिरकार आनंद के पास इतना पैसा कहां से आया, जो एक छोटी सी नोएडा अथॉरिटी में एक छोटे से पद पे ज्वाइनिंग करने वाला शख्स इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़े कर लिया। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी बीएसपी पर लगते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर तमाम दूसरे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, बेनामी संपत्तियों को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे बच नहीं पाएगी। और ऐसे में तब जबकि मायावती हमलावर हैं, 2017 में चुनाव है, तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। देखिए, बसपा के नेताओं का इस मामले में साफ कहना है कि उनकी पार्टी को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो दलितों के लिए और छोटे वर्गों के लिए काम करती है, उनकी ये दलील रहेगी। और लेकिन नवजोत, राजनीति में परसेप्शन एक बड़ी चीज होती है, और बीजेपी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगी कि काले धन का विरोध के पीछे करने के पीछे दरअसल मायावती और उनकी पार्टी की मंशा ये थी। लेकिन इस केस के कानूनी पहलू की बात करें तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के लिए ये इतना आसान नहीं होगा ये साबित कर पाना कि ये जो पैसा जमा हुआ है ये गैर कानूनी है, क्योंकि जो बैंक में पैसा करवाया गया है पार्टी की ओर से, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी दलीलें रखी हुई होंगी जो इस तरह की स्थिति में वो सामने रखेगी। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि मायावती ने और उनकी पार्टी ने 20,000 से ज्यादा का चंदा कभी लिया नहीं, तो उनकी पार्टी के लिए दिखाना भी आसान होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये रकम चंदे में अपने दानदाताओं से ली है। हालांकि ये जरूर है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कुछ और नए तथ्य सामने आ सकते हैं और नाम भी सामने आ सकते हैं। ब्रजेश और विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।